कहानी शुरू होती है वर्तमान से 10,000 साल पहले, जब मेहमत का अस्तित्व हुआ करता था और इंसान छोटे छोटे कबीलों में रहता था। उन्हीं कबीलों में से एक कबीला था यगाल कबीला, जो हिमालय की बर्फीली पहाड़ियों पर बसा हुआ था। यगाल कबीला अपने खाने के लिए विशाल मेहमत के ऊपर डिपेंड था, क्योंकि वो ही एक जानवर था जो उनके कबीले के पास आया करता था। लेकिन मेहमत का शिकार करना कोई आसान काम नहीं था। वो बहुत बड़े और ताकतवर थे, लेकिन धीरे धीरे मेहमत उनके इलाके में कम आने लगे और कभी तो आते ही नहीं थे। इस बात से कबीले के लोग परेशान रहने लगे। कबीले में एक बूढ़ी औरत को पुजारन का दर्जा मिला हुआ था। पूरा यगाल कबीला उसे बड़ी माँ कहता था। बड़ी माँ अपने पूर्वजों की आत्माओं से बात कर सकती थी। बड़ी माँ अक्सर अपने पूर्वजों की आत्माओं से पूछती रहती थी कि उनकी समस्याओं का समाधान कैसे होगा, लेकिन उनको कोई जवाब नहीं मिलता। लेकिन एक दिन यगाल कबीले के कुछ लोगों को दूसरी पहाड़ी पर एक लावारिस लड़की मिली, जिसकी उम्र लगभग 7-8 साल थी। लड़की के माता पिता सहित उसके पूरे कबीले को मार दिया गया था। लड़की को बड़ी माँ के पास ले जाया जाता है। बड़ी माँ जैसे ही लड़की को छूती है, उसे पूरा भविष्य नजर आ जाता है। वो सबको बताती है कि यही लड़की हमारा सुनहरा भविष्य है। ये कबीले के अगले मुख्य शिकारी की पत्नी बनेगी और बाद में हमें खाने की कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन इन सबसे पहले हमारे ऊपर 4 पैरों वाले राक्षस हमला करेंगे। इससे ज्यादा बड़ी माँ किसी को कुछ नहीं बताती। पूरे कबीले ने लड़की का नाम एवलेट रखा, जिसका मतलब था नया जीवन। उस दिन के बाद से एवलेट यगाल कबीले में ही रहने लगी और सभी लोग उसका ध्यान अपने बच्चों की तरह ही रखते। उसी कबीले में एक डिले नाम का लड़का रहता था। उस वक्त उसके पिता वहाँ के मुख्य शिकारी थे। वो ही शिकार की शुरुआत करते थे, लेकिन कम होते शिकार की वजह से उन्होंने कबीला छोड़ने का फैसला किया ताकि वो खाने के और तरीकों को ढूंढ सके। लेकिन जाने से पहले उन्होंने अपने सबसे करीबी दोस्त टिक टिक को अपने जाने का कारण बताया, लेकिन उससे ये भी कहा कि ये कारण वो किसी को ना बताए। और साथ ही डिले के पिता ने अपना मुख्य शिकारी का पद और भाला टिक टिक को देकर वहाँ से चले गए। धीरे धीरे एवलेट और डिले में नजदीकियां बढ़ने लगी और एक वक्त बाद दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करने लगे। देखते देखते कई साल बीत गए। एवलेट और डिले बड़े हो गए और दोनों में एक दूसरे के लिए प्यार भी बढ़ता चला गया। लेकिन वो दिन भी आ ही गया जब यगाल कबीला अपना नया मुख्य शिकारी चुनेगा और उसकी शादी एवलेट से होगी। मुख्य शिकारी चुने जाने के लिए किसी भी लड़के को मेहमत को मारना होगा। डिले को मालूम था कि अगर आज उसने शिकार नहीं किया तो वो एवलेट को खो देगा, और एवलेट भी यही चाहती थी कि डिले ही शिकार करे। लेकिन कबीले का सबसे अच्छा शिकारी कोई और था और उसका नाम करण था। जैसे ही मेहमत का बड़ा सा झुंड उनके कबीले के पास आता है, कबीले के पूरे शिकारी तैयार हो जाते हैं। सारे नए लड़के अपने पूर्वजों का आशीर्वाद लेकर शिकार करने के लिए निकल जाते हैं। वो लोग सबसे पहले तो सारे मेहमत को दूसरी पहाड़ी की तरफ भगाकर ले जाते हैं, जहाँ उन्होंने एक मेहमत को पकड़ने के लिए जाल बनाया था। शिकारियों ने मेहमत के झुंड के आखिरी मेहमत के ऊपर जाल गिराया, लेकिन वो मेहमत बहुत बड़ा और ताकतवर था। करण ने अपने भाले से निशाना मेहमत के दिल पर लगाया, लेकिन वो नहीं लगा। मेहमत जाल को ही अपने साथ उखाड़कर ले गया। सारे शिकारी फिर जाल को ही पकड़ लेते हैं, लेकिन मेहमत काबू न आता देख सब जाल छोड़ देते हैं। लेकिन डिले का हाथ जाल में फंस गया। टिक टिक उसे जाल छोड़ने के लिए कहता है, लेकिन डिले उसे कहता है कि मेरा हाथ फंस गया है। मेहमत जाल के साथ साथ डिले को भी बहुत दूर ले जाता है। आगे जाकर जाल मेहमत के ऊपर से निकल जाता है, लेकिन उस वक्त तक मेहमत गुस्से से भर गया था। वो वहाँ डिले के ऊपर हमला करना शुरू करता है, लेकिन एक भाला जाल के अंदर ऐसे फंसा हुआ था कि जब मेहमत डिले के ऊपर हमला करता है तो वो भाला सीधा उसके दिल के ऊपर लगता है और गलती से मेहमत मारा जाता है। मेहमत के मरते ही वहाँ पर बाकी का कबीला भी आ जाता है। सभी को लगा कि डिले ने अपनी बहादुरी से मेहमत को मारा है, लेकिन सच्चाई सिर्फ 2 ही लोगों को पता थी, डिले और टिक टिक। लेकिन दोनों ने किसी को कुछ नहीं बताया। परंपरा के अनुसार फिर डिले को मुख्य शिकारी का भाला दे दिया गया और उसकी शादी एवलेट से करवा दी गई। बड़ी माँ भविष्य देख पाती थी। उन्हें पता था कि एक बड़ी मुसीबत आने वाली है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि क्या डिले और एवलेट उस मुसीबत का सामना कर पाएंगे या नहीं। डिले के मुख्य शिकारी बनने से टिक टिक खुश नहीं था, क्योंकि वो झूठ से बना था और ये बात डिले को भी पता थी। डिले टिक टिक का मान रखने के लिए और यगाल कबीले की परंपरा बनाए रखने के लिए अपना पद वापस टिक टिक को दे देता है। इसी के साथ उसे एवलेट को भी छोड़ना पड़ा। एवलेट को भी जब इस बात का पता चला, वो डिले से नाराज हो जाती है। डिले अपना दुखी मन लेकर रात को कबीले से दूर एक चट्टान पर बैठ जाता है, जहाँ से उसे पूरा कबीला दिख रहा था। उसी रात को कबीले पर 4 पैर वाले राक्षस हमला करते हैं। दरअसल वो राक्षस नहीं थे, लुटेरे थे। वो किसी दूसरी उनसे ज्यादा समझदार सभ्यता के लोग थे, जिन्होंने जानवरों और हथियारों का इस्तेमाल करना सीख लिया था, जो बाकी दुनिया से समझ में कई 100 साल आगे थे। लेकिन बाकी दुनिया उन्हें राक्षस बोलती थी। लुटेरों ने कबीले के जवान लड़कों को बंदी बना लिया और अपने साथ ले जाने वाले थे। तभी लुटेरों के सरदार की नजर एवलेट पर पड़ती है। उसे एवलेट पसंद आ जाती है। वो उसे भी अपने साथ ले जाता
आता है। चट्टान से डिले को ये सब दिख जाता है, लेकिन वो जब तक कबीले तक पहुंचता लुटेरे जा चुके थे। कबीले के कुछ जवान लड़के बच गए थे क्योंकि हमले के वक्त वो छुप गए। डिले को कैसे भी एबलेट को वापस लाना था। उसने उन लुटेरों के पीछे जाने का फैसला किया। सभी लोगों ने डिले के इस फैसले का विरोध किया क्योंकि उन्हें लगता था लुटेरे मायावी हैं और उनका सामना कोई नहीं कर सकता। लेकिन डिले किसी की भी बात सुनने को तैयार नहीं था। तो बड़ी माँ ने टिक टिक और करण को आदेश दिया कि वो डिले के साथ जाएं। तीनों फिर बड़ी माँ का आशीर्वाद लेकर उस दिशा में चलना शुरू करते हैं जिस दिशा में लुटेरे गए थे। थोड़ी दूर जाकर तीनों को पता चलता है कि उन्हीं के कबीले का एक बच्चा जिसका नाम बकू है वो भी उनके पीछे आ रहा है। वो लोग फिर उसे भी अपने साथ ले लेते हैं। वो अब 4 लोग थे। चारों जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे उन्हें लुटेरों के सुराग मिलते जा रहे थे। उन सुराखों का पीछा करते करते वो चारों आगे बढ़ रहे थे और उधर बड़ी माँ लगातार अपनी दिव्य दृष्टि से चारों के सफर को देख रही थी। चारों को चलते चलते कई दिन और कई रात बीत गई, लेकिन अभी तक भी लुटेरे उन्हें नहीं दिखे। कुछ दिनों बाद बर्फीले पहाड़ खत्म हो गए और चारों पहुंच गए मैदानी इलाकों में जहां घने जंगल थे। चारों के लिए यह वातावरण बिल्कुल नया था। उनके कबीले में से आज से पहले किसी ने भी पहाड़ पार नहीं किए थे क्योंकि उनका मानना था पहाड़ों के पार दुनिया खत्म हो जाती है। वो चारों अपने कबीले के पहले इंसान थे जिन्होंने जंगल देखे और वो जंगल के जानवरों से भी बिल्कुल अनजान थे। शाम तक जंगल में चलते चलते चारों को आखिरकार लुटेरों का झुंड दिख ही जाता है। लुटेरों के साथ उनके कबीले के लोग भी थे। अगली सुबह डिले मौका पाकर अपने कबीले के सारे लोगों को छुड़ाने जाता है जब सब लुटेरे सो रहे थे। लेकिन छुड़ाते वक्त लुटेरों का सरदार उन्हें देख लेता है। वो दोबारा अपने लोगों को उन्हें पकड़ने भेजता है और उसी वक्त सभी के ऊपर जंगल में रहने वाले दानव पक्षी अपने शिकार के लिए हमला करते हैं। हमला होने से सारे कबीले के लोग अलग अलग हो जाते हैं। जब तक डिले उन दानव पक्षियों से लड़ता है तब तक लुटेरे दोबारा सारे लोगों को पकड़ चुके थे और इस बार बक्कू और करण भी पकड़े जाते हैं। लेकिन टिक टिक इन सब में बुरी तरह घायल हो जाता है। लुटेरे बाकी के लोगों को लेकर आगे चले जाते हैं। डिले के पास अब सिर्फ टिक टिक का ही साथ था, लेकिन वो भी घायल था। लेकिन फिर भी डिले रुकता नहीं है। वो टिक टिक को अपने साथ लेकर आगे बढ़ता रहता है। जंगल भी धीरे धीरे खत्म होने लगे थे। अब जमीन थोड़ी पथरीली होने लगी और टिक टिक भी ठीक हो रहा था। एक रात डिले अपने खाने के लिए शिकार पर निकलता है, लेकिन भागते भागते वो अचानक एक बड़े गड्ढे में गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। कुछ घंटों बाद जब उसे होश आता है तो वो खुद को एक बोगी ट्रैप के अंदर गिरा हुआ पाता है। किस्मत से वो बच गया था, लेकिन गड्ढा धीरे धीरे पानी से भर रहा था क्योंकि बरसात बहुत तेज आ रही थी। डिले वहाँ से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन बार बार कोशिशों के बाद भी वो गड्ढे की दीवार चढ़ नहीं पा रहा था। उसी वक्त उसकी नजर गड्ढे की दूसरी तरफ पड़ती है जहाँ पर एक सेबर टूथ टाइगर भी फंसा हुआ था। टाइगर के ऊपर एक बड़ा पेड़ का तना पड़ा था। डिले उस तने को थोड़ा ऊपर करके गड्ढे से निकल सकता था, लेकिन उस तने को हिलाने से टाइगर भी बाहर आ जाता। डिले पहले तो थोड़ा सोचता है, लेकिन बाद में रिस्क लेने के लिए तैयार हो जाता है। डिले तने को हाथ से थोड़ा ऊपर खिसका देता है। डिले के लिए तो रास्ता बन गया था, लेकिन टाइगर भी आजाद हो गया। टाइगर वहाँ लंबे समय से फंसा तड़प रहा था, तो डिले के आजाद करने पर वो उसे कुछ नहीं करता और वहाँ से चला जाता है। डिले भी गड्ढे से बाहर आकर टिक टिक के पास आता है। दोनों फिर आगे चलना शुरू करते हैं। दोनों चलते चलते एक नाकू नाम के कबीले के पास पहुँचते हैं। दोनों वहाँ देखते हैं कि उस कबीले के लोगों ने अपने घरों के बाहर छोटे छोटे पौधे लगा रखे थे। दरअसल नाकू कबीला खेती करता है, लेकिन डिले और टिक टिक खेती से बिल्कुल अनजान थे। दोनों जब थोड़ा अंदर जाते हैं तो वो देखते हैं कि कबीले में एक भी इंसान नहीं है। उन्हें ये थोड़ा अजीब लगा, लेकिन तभी उस कबीले के सारे लोग अपने भाले लेकर दोनों को चारों तरफ से घेर लेते हैं। लेकिन उसी वक्त वहाँ पर वो टाइगर भी आ जाता है जिसकी डिले ने जान बचाई थी। टाइगर को देखकर सारे लोग डर जाते हैं। टाइगर धीरे धीरे डिले की तरफ आता है। डिले को लगा कि वो उसे खाने आ रहा है, तो वो टाइगर से बोलता है कि तुम मुझे मत खाना, मैंने ही कल तुम्हारी जान बचाई थी। टाइगर डिले के पास आकर उसे देखता है और बिना कुछ किए दोबारा जंगल के रास्ते चला जाता है। टाइगर का डिले के लिए इस तरह के बिहेवियर को देखकर नाकू कबीले का सरदार दोनों के पास आता है और दोनों से उन्हीं की भाषा में उनसे बात करता है। डिले सरदार से पूछता है कि तुम हमारी भाषा कैसे जानते हो? तो उस कबीले का सरदार डिले को बोलता है कि लंबे वक्त पहले पहाड़ों के पार से एक आदमी आया था जो बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखता था। वो यहाँ नई जमीन खोजने आया था। उसने कुछ वक्त हमारे साथ बिताया। मेरी और उसकी अच्छी दोस्ती हो गई थी, लेकिन एक दिन फिर 4 पैरों वाले राक्षस आए, बहुत से लोगों के साथ उसे भी ले गए। डिले समझ जाता है कि कबीले का सरदार जिस आदमी की बात कर रहा है वो उसके पापा हैं, जो कुछ वक्त पहले उनका कबीला छोड़कर चले गए थे। सरदार फिर डिले को बताता है कि सुना है राक्षस सारे लोगों को एक दूर देवताओं के पहाड़ पर ले जाता है जहाँ से जिंदा लौटना नामुमकिन है। लेकिन हमारे यहाँ एक भविष्यवाणी है कि एक दिन एक इंसान आएगा और लंबे दांत वाली चिता से बात करेगा और वो ही हमारे
हमारे लोगों को छुड़वाएगा और वो तुम ही हो जिसने चिता से बात की थी, मतलब तुम ही हमारे लोगों को छुड़वाओगे। वहाँ के उस कबीले ने अपने आसपास के सारे कबीलों के पास संदेश भिजवा दिया कि चिता से बात करने वाला आ गया। धीरे धीरे वहाँ आसपास के कबीलों के लोग इकट्ठा होने लगे। एक तरीके से ये जंग का ऐलान था, लेकिन डिले के मन में ये डर था कि ये लोग उसकी वजह से गलत उम्मीद पाल रहे हैं। वो कोई योद्धा नहीं है बल्कि एक आम सा इंसान है। तब टिक टिक उसे समझाता है कि उसके पिता एक योद्धा और अच्छा सरदार था और तुम्हारे अंदर भी अपने पिता के ही गुण हैं। तुम भी इन सब का नेतृत्व कर सकते हो। डिले को टिक टिक की बात समझ में आ जाती है। सारे कबीले के लोग फिर डिले के साथ लुटेरों की तरफ बढ़ने लगे। वक्त के साथ और भी कबीले उनके साथ जुड़ते चले गए। पथरीली जमीन खत्म हो गई और रेगिस्तान शुरू हो गया और एक वक्त पर डिले और लुटेरों का आमना सामना हो ही जाता है। लेकिन फर्क सिर्फ इतना था कि डिले जमीन पर था और लुटेरे पानी के जहाज पर। डिले उस वक्त ज्यादा ताकतवर होने के बावजूद भी कुछ नहीं कर पा रहा था क्योंकि उन लोगों को पानी की जहाज का कोई भी ज्ञान नहीं था। रेगिस्तान के बीचों बीच वो नदी बह रही थी जिस पर से लुटेरे बंदियों को ले जा रहे थे, लेकिन वो नदी कहाँ से शुरू होकर कहाँ खत्म होती है किसी को नहीं पता था। लेकिन फिर एक कबीले का एक अनुभवी आदमी डिले को बताता है कि ये नदी रेगिस्तान में सांप की तरह बहती है और सांप की आंख दिन में कहीं खो जाती है और रात को बिल्कुल भी नहीं हिलती। वो सभी सारे लोगों को उस देवताओं के पहाड़ के ऊपर ले गए हैं, लेकिन हम वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे क्योंकि पूरा रेगिस्तान एक समान दिखाई देता है। हम रास्ता भटक जाएंगे और मारे जाएंगे। डिले को कुछ समझ में नहीं आता तो बस उसने चलते रहने का फैसला किया। वो कई दिनों तक चलते रहे और वही हुआ जो आदमी ने कहा था। वो रेगिस्तान में रास्ता भटक गए। एक शाम डिले बिना उम्मीद के बैठा था। वो जब आसमान की तरफ देखता है तो उसे उस आदमी की बात समझ में आती है जिसने सांप की आंख वाली बात कही थी। दरअसल सांप की आंख आसमान का वो तारा है जो शाम को सबसे पहले दिखाई देना शुरू होता है और सुबह सबसे आखिर तक रहता है। ये बात डिले अपने बाकी साथियों को भी समझाता है और उनसे कहता है कि बस उन्हें उस तारे का पीछा करना है। सब लोग फिर डिले की बात मानकर उसके पीछे चलना शुरू कर देते हैं। और उधर यगाल कबीले में बड़ी माँ ने अपना खाना पीना सब कुछ छोड़ दिया। वो कई हफ्तों से भूखी थी। खाना छोड़ने के पीछे बड़ा कारण था और वो कारण बड़ी माँ को पता था क्योंकि वो भविष्य देख पा रही थी। कुछ दिन चलने के बाद डिले और उसके साथी आखिरकार देवताओं के पहाड़ के पास पहुँच जाते हैं जहाँ वो लुटेरे बंदी बनाए गए लोगों को लाते हैं। वहाँ पर एक पूरा शहर था। दरअसल वहाँ पर बड़े बड़े पिरामिड बनाए जा रहे थे और वहाँ पर काम करने के लिए लोग चाहिए थे, तो वो लुटेरे दुनिया भर से लोगों को बंदी बनाकर यहाँ बेचते थे। उस जगह का एक राजा भी था जो खुद को भगवान बताता था। वो हमेशा पर्दे के पीछे रहकर ही बोलता और उसने खुद को देखने की इजाजत किसी को भी नहीं दे रखी थी और उसका नाम था रब्बे अजीम। डिले वहाँ तक तो पहुँच गया था जहाँ उसके लोगों को बंदी बनाकर रखा गया था, लेकिन अब समस्या ये थी कि सामने बहुत बड़ी फौज थी। उनके सामने उसके लोग कुछ नहीं थे, लेकिन अगर डिले कैसे भी करके सारे बंदियों को अपनी तरफ कर ले तो वो सामने वाली फौज पर भारी पड़ सकता है। रात को फिर डिले और नाको कबीले का सरदार चोरी छुपे बंदियों की कोठरी में घुस जाते हैं। वहाँ वो बंदियों से आग्रह करते हैं कि वो सब उनका साथ दें ताकि वो सब आजाद हो सके, लेकिन बंदी उनका साथ देने के लिए मना कर देते हैं क्योंकि उनका मानना था कि देवता से कोई जीत नहीं सकता। लेकिन वो लोग डिले को एक अंधे आदमी से मिलवाते हैं जिसे छुपाकर रखा गया था। दरअसल अंधा आदमी पहले रब्बे अजीम का नौकर था, बाद में वहाँ से भाग गया और उनके बारे में थोड़ा बहुत जानता है। डिले उस आदमी से रब्बे अजीम के बारे में पूछता है और जानने की कोशिश करता है कि उसको कैसे हराया जा सकता है। अंधा आदमी डिले को बताता है कि पहले 3 देवता थे लेकिन अब सिर्फ एक ही बचा है और देवता सिर्फ एक ही इंसान से डरता है क्योंकि उनके यहाँ एक भविष्यवाणी है कि जिसके शरीर पर आकाश में दिखने वाले सबसे चमकदार तारे का नक्शा होगा वही उनकी तबाही का कारण बनेगा। अंधा आदमी फिर डिले से पूछता है कि क्या तुम्हारे शरीर पर ऐसा कोई नक्शा है? डिले बोलता है कि नहीं। तो फिर अंधा आदमी उससे बोलता है कि तो फिर तुम उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। थोड़ी देर बाद वहाँ पहरा दे रहे पहरेदारों को पता चल जाता है कि यहाँ घुसपैठ हुई है और उसी वक्त डिले और सरदार अपनी टोले के पास दोबारा लौट आते हैं, लेकिन उनको भागते वक्त कुछ पहरेदार देख लेते हैं। वो दोनों का पीछा करते हुए उनकी टोली को भी देख लेते हैं। पहरेदार फिर अपनी बाकी सेना को बुलाने जाने वाले थे, लेकिन तब तक टिक टिक को पता चल चुका था कि डिले के पीछे पहरेदार यहाँ तक पहुँच चुके हैं। टिक टिक पहरेदारों से लड़ाई करके उन्हें रोकने की कोशिश करता है। वो वहाँ आए सारे पहरेदारों को तो मार देता है लेकिन खुद भी बच नहीं पाता। लड़ते वक्त एक पहरेदार की तलवार टिक टिक को भी लग जाती है और उसकी वहीं पर ही मौत हो जाती है। दूसरी तरफ शहर के अंदर रब्बे अजीम के नौकरों को गलती से पता चलता है कि उनके यहाँ जिन तारों के नक्शे की भविष्यवाणी है वो दरअसल एवलेट के हाथ पर है। इस बात से सारे नौकरों में खलबली मच जाती है और एवलेट को सबसे अलग रखा जाता है। जिस रात टिक टिक की मौत हुई उस रात नाको कबीले का सरदार डिले को बताता है कि तुम्हारे पिता तुम्हारे पास वापस लौट रहे थे, लेकिन उसी रात ये राक्षस उन्हें उठा ले गए। हमारे सारे योद्धा
तैयार हैं, तुम्हें उनका मार्गदर्शन करना है। डिले फिर जाकर अपने सारे योद्धाओं को लड़ने के लिए तैयार करता है ताकि सारे साथी बंदियों को आजाद कर सके। अगली सुबह जब सारे बंदी काम पर लौटते हैं तो डिले और उसके साथी भी उनके बीच में घुल मिलकर दोबारा उन्हें अपने साथ लड़ने के लिए कहते हैं। रब्बे अजीम को भी पता चल जाता है कि जिस लड़की के हाथ पर नक्शा है उसे छुड़ाने के लिए पूरी फौज आ चुकी है। उधर डिले को जैसे ही मौका मिलता है वो वहाँ के सिपाहियों पर हमला कर देता है और वहाँ काम कर रहे मेहमत को भी भड़काने की कोशिश करता है। बहुत मशक्कत के बाद मेहमत भड़क जाते हैं और उनके भड़कने से वहाँ बड़ी तबाही मचना शुरू हो जाती है और रब्बे अजीम के सिपाही कमजोर पड़ने लगते हैं। सिपाहियों के कमजोर पड़ने पर वहाँ के बंदी भी डिले का साथ देना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब इस तबाही की बात रब्बे अजीम तक पहुँची उसने तुरंत एवलेट को डिले के सामने बांध दिया और उसे रुकने के लिए कहा और साथ ही धमकी दी कि वो एवलेट को मार देगा। एवलेट को बंधा हुआ देख डिले थोड़ा शांत होता है। डिले के शांत होते ही रब्बे अजीम डिले को बोलता है कि वो ये तबाही बंद करे और अपनी पत्नी को लेकर वापस पहाड़ों पर लौट जाए। डिले बोलता है कि पत्नी के साथ साथ पूरा यगाल कबीला मेरे साथ जाएगा। डिले की ये मांग भी स्वीकार कर ली जाती है। लेकिन फिर डिले पूछता है कि बाकी बंदियों का क्या होगा, तो रब्बे अजीम बोलता है कि वो यहीं रहेंगे काम करने के लिए। लेकिन उसकी ये बात सुनकर डिले अपना भाला सीधे रब्बे अजीम के ऊपर मारता है जो कि डिले से थोड़ी ऊंचाई पर खड़ा था। भाला सीधा रब्बे अजीम के पेट में लगता है और वो सीधा नीचे आकर गिरता है। रब्बे अजीम मारा जाता है। उसके मरते ही डिले सभी से कहता है कि ये देवता नहीं था। डिले की ये बात सुनकर सभी लोग दोबारा सिपाहियों पर हमला कर देते हैं। डिले जाकर एवलेट को बचाता है लेकिन अचानक वो लुटेरा जो उसको बंदी बनाकर यहाँ लाया था उसने एवलेट के ऊपर तीर छोड़ दिया। तीर सीधा एवलेट को लगता है। डिले फिर गुस्से में लुटेरे को मार देता है। उधर बंदियों ने भी पूरे शहर को तबाह कर दिया था। डिले ने जब एवलेट को दोबारा संभाला तब तक वो मर चुकी थी, जिसके लिए डिले आधी दुनिया पार करके यहाँ तक पहुँचा। उसके बिना वापस जाना उसके लिए थोड़ा कठिन था। लेकिन बड़ी माँ अपनी दिव्य दृष्टि से ये सब देख रही थी और बड़ी माँ ने अपनी पूरी ताकत लगाकर अपनी रूह के बदले एवलेट की रूह है उसे वापस दिला दी। एवलेट दोबारा जिंदा हो गई। फिर सब दोबारा अपने घर के लिए निकल गए और जाते जाते नाकू कबीले का सरदार डिले को खेती करने के लिए थोड़ा सा अनाज देता है और बोलता है कि ये तुम्हारी भूख मिटाएगा। एक लंबे सफर के बाद वो लोग दोबारा अपने कबीले में पहुंच गए और डिले ने मौसम के हिसाब से अनाज से खेती करना शुरू किया। उसके बाद से यगाल कबीले को कभी खाने की कमी नहीं हुई और डिले को हमेशा एक अच्छा मुखिया माना गया और यहीं पर ये कहानी खत्म हो जाती है। अगर यहाँ तक पहुँच गए हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।